दरअसल बीजेपी की वैचारिक विरासत खड़ी करने वाले शख्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद एक बंगाली थे, जिनका राजनीतिक जीवन इसी पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल से जुड़ा था। उनके बाद इस विरासत को कई चेहरों ने संभाला, लेकिन विरासत को मकाम मिला 75 वर्ष बाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कोलकाता के ही एक परिवार में हुआ था। वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति भी बने, जिसके बाद उन्होंने प्रांतीय राजनीति में प्रवेश किया। 1940 के दशक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी गठबंधन सरकार में बंगाल के वित्त मंत्री भी रहे। ये वो दौर था जिसमें सांप्रदायिक और राजनीतिक संघर्ष चरम पर थे, इसलिए चिंताओं ने ही वैचारिक जमीन को दो समानांतर रेखाओं में बांट दिया। सांप्रदायिक रूप से विभाजित प्रांत में हिंदू हितों की रक्षा और राष्ट्रीय एकता, इसलिए उन्होंने बंगाल के पूर्ण विभाजन का विरोध किया और प्रांत के विभाजन की वकालत की, ताकि हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र भारत में रहे। और इसी विचारधारा ने उन्हें बंगाल की राजनीति में एक नई पहचान दी। हालांकि समुदाय संघर्ष में उनकी लोकप्रियता सीमित हो गई, फिर भी उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। और इसी संघर्ष से 1951 में उनकी राजनीतिक परियोजना का भारतीय जनसंघ के रूप में उदय हुआ, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित एक अनुशासित, वैचारिक रूप से सुसंगत विपक्ष की भूमिका निभाना था। और इस उद्देश्य ने एक नई राह पर सफर शुरू किया। बंगाल की राजनीति जनसंघ से बीजेपी तक। जनसंघ का शुरुआती प्रदर्शन कुछ खास प्रभावशाली नहीं था। 1952 के आम चुनावों में इसने देश भर में सिर्फ 3 लोकसभा सीटें जीती, जिनमें से 2 पश्चिम बंगाल से थी। हालांकि तब नतीजे पार्टी की ताकत से ज्यादा मुखर्जी के कद और राज्य में उनके नेटवर्क का संकेत थे। और 1953 में उनकी मृत्यु के बाद बंगाल में पार्टी का जन आधार तेजी से कमजोर हो गया। एक समान नेतृत्व या व्यापक जन आधार के अभाव में जनसंघ को ऐसे राज्य में संघर्ष करना पड़ा जहां राजनीति तेजी से वर्ग लामबंदी और वामपंथी विचारधारा से परिभाषित हो रही थी। इसलिए संघर्ष का एक लंबा दौर चला। और फिर 1980 में इसी वैचारिक पृष्ठभूमि पर उदय हुआ भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि वामपंथ का वैचारिक लावा पूरे बंगाल में फैलने की वजह से तब भी यह दल राजनीतिक हाशिए पर ही रहा। बीजेपी की वैचारिक अपील को न सिर्फ संगठन की कमजोरी के कारण बल्कि इसलिए भी संघर्ष करना पड़ा क्योंकि आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संस्कृति ने धार्मिक पहचान के बजाय वर्ग को प्राथमिकता दी और यह संघर्ष चलता रहा। हालांकि बाद में बीजेपी का विकास मॉडल उत्तर और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सफल रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल में आसानी से लागू नहीं हो सका। लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। 2009 के बाद वामपंथ के पतन और ममता बनर्जी के उदय ने एक नई राजनीतिक जमीन तैयार की। फिर भी 2010 के दशक की शुरुआत तक बीजेपी एक हाशिए की शक्ति बनी रही। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वैचारिक जमीन को विस्तार देने के लिए आरएसएस गुप्त मिशन शुरू कर चुका था और आज इसी गुप्त अभियान ने बीजेपी को उस राज्य में जीत दिलाई जहां वो लंबे समय से हाशिए पर थी। बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है।
जैसे जैसे पश्चिम बंगाल की जमीन में संघ की शाखाओं का विस्तार होता रहा, वैसे वैसे स्थिति बदलने लगी। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि जिस पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 2010 तक सीमित था, जिसका कार्यकर्ता आधार कमजोर था, वो अगले कुछ सालों में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार कर सकती है। लेकिन सबकी सोच में बदलाव का यह दौर शुरू हुआ 2014 से। – 2014 के चुनाव में बीजेपी की विशाल जीत से पूर्वी राज्यों में बढ़त की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी का उन क्षेत्रों में विस्तार शुरू हुआ जहां वो कमजोर थी। हालांकि पश्चिम बंगाल एक जटिल चुनौती के रूप में बना रहा, क्योंकि इस राज्य में राजनीतिक संस्कृति, मजबूत क्षेत्रीय पहचान और ममता बनर्जी के रूप में एक शक्तिशाली नेता मौजूद थी। इसलिए 2014 के बाद इस राज्य की राह पर बीजेपी अड़ गई। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत बनाया गया। केंद्र ने कल्याणकारी योजनाएं लागू की। इसी रणनीति ने राजनीतिक चर्चा को नया रूप दे दिया और इसका असर भी महज 5 सालों में न सिर्फ देश ने देखा बल्कि महसूस भी किया। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में उभरी, जिसने मजबूत संकेत दिया कि अब पश्चिम बंगाल में प्रतीकात्मक मौजूदगी दर्ज नहीं होगी, बल्कि बीजेपी ही वास्तविक प्रतिस्पर्धी होगी। हालांकि तब तक बीजेपी की मूल विचारधारा राष्ट्रीय बनी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की रणनीति में क्षेत्रीय प्रतीकों, स्थानीय शिकायतों और कल्याणकारी योजनाओं का अस्त्र प्रयोग किया, जो राष्ट्रीय नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों वाली समग्र और दोहरी रणनीति थी, जिसने बीजेपी की पकड़ मजबूत की। भारत की जनता ने इस राजनीति को साफ जवाब दिया है। देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं, विकास चाहिए, विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए। और अब चुनावी चक्र से निकलकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाला दल बन गया। ये बदलाव सिर्फ सत्ता विरोधी लहर की वजह से नहीं आया, बल्कि उन मुद्दों और वैचारिक आधार पर आया है जिसका प्रसार दशकों से जारी है। लेकिन इसे गति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में मिली। यानी पश्चिम बंगाल में सबसे कमजोर कड़ी संगठन विस्तार था, लेकिन मोदी ने इसे 2014 के बाद से लगातार जारी रखा। जो भाषाई पहचान पश्चिम बंगाल में कमजोर कड़ी थी, उसे मुखर्जी की विचारधारा ने मजबूत कर दिया। जो वोट बैंक आधारित रणनीति टीएमसी की मजबूत कड़ी थी, उसे बीजेपी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से कमजोर कर दिया। इसका मतलब है कि बीजेपी की यह जीत इतिहास में एक अभूतपूर्व बदलाव है। एक ऐसी पार्टी जिसकी वैचारिक विरासत एक बंगाली संस्थापक से शुरू होती है